वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज हम लोग आ चुके हैं सेकेंड लेक्चर में। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा था वो पहले जाकर उसको देख लें, क्योंकि वहां पे हमने किया था कवर कॉन्सेप्ट ऑफ करंट के बारे में और साथ ही बताया था कि उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को कैसे डील करना है। तो आई होप आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो वापस से हम आज आ चुके हैं जहां पर हम लोग को आज डिस्कस करना है करंट डेंसिटी के टर्म्स के बारे में, और साथ ही देखेंगे हम लोग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे मैं बता दूं कि करंट डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड जब भी आप सुनते हो तो आपके जहन में आता है अमाउंट। अमाउंट वो भी कहां, जब मैं बात करूं कि करंट के बारे में, तो करंट कहां फ्लो करता है? कंडक्टर्स में। तो डेंसिटी कहां निकालेंगे? कंडक्टर्स में, राइट। तो वैसे आपने जो भी डेंसिटी सुन रखी हो उनमें आपने जब पहला चैप्टर पर रखा था तो पहले चैप्टर में आपने चार्ज डेंसिटी का टर्म पढ़ा था। ये चार्ज लाइन पे भी थे, सरफेस पे भी था, वॉल्यूम में भी था। तो वहां पे आप डेंसिटी भी अलग अलग टर्म में पढ़ते थे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, राइट। यहां पर अब एक टर्म आपने हमेशा से सुन रखा है जिसका नाम है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कहां है? तो मास जो अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है, सब्सटेंसेस होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, इसीलिए हम वहां मास डेंसिटी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट निकालते थे। और जब मैं करंट के बारे में बात करूं तो करंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर में, और कैसे चलेंगे? ऑफ कोर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? परपेंडिकुलर मूव करते हैं। किसके परपेंडिकुलर? क्रॉस सेक्शन रीजन के परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। तो करंट डेंसिटी क्या है? तो करंट डेंसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट passing through the cross section area, passing through the cross section area perpendicularly. I repeat, क्या मैंने बोला? The amount of current passing through the unit cross section area of the conductor, this is called current density. तो current density actually कुछ खास नहीं है, actually amount of current को particular cross section area के लिए निकालने के अमाउंट को ही कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में कोई ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जिसको हम आप क्या कह देते हैं? करंट कह देते हैं। तो करंट एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रहा है, किसके परपेंडिकुलर एरिया के, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द कांसेप्ट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। समझ में आई बात? तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन आप बना पाओगे, क्या पाओगे? क्या है करंट डेंसिटी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट passing through the cross section area of the conductor, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया वैसे भी परपेंडिकुलर ही पास होगा, आप परपेंडिकुलर यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये लिख दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा परपेंडिकुलरली, राइट। कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन A। दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अमाउंट ऑफ करंट है। अब यही मैं किसी एलिमेंट्री एरिया के लिए बात करूं, एलिमेंट्री में स्मॉल सेक्शन के लिए बात करूं, तो कैसे करेंगे? तो स्मॉल सेक्शन के लिए करंट का अमाउंट भी तो स्मॉल होगा, राइट। फॉर एलिमेंट्री रीजन, एलिमेंट्री एरिया, ये क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू DI अपॉन DA। ये समझ में आया? आप मुझे बताइए कि करंट डेंसिटी में अधिक वैल्यू किसकी होगी? अगर मैं टोटल रीजन के लिए बात करूं या एलिमेंट्री रीजन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एलिमेंट्री रीजन के लिए बात करें चाहे टोटल रीजन के लिए बात करें, करंट डेंसिटी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये हो गया करंट डेंसिटी। अब आपने क्या सुना कि ये करंट डेंसिटी एक्चुअली अमाउंट ऑफ करंट ही है जो पर्टिकुलर रीजन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो इसका एक डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए याद रखेंगे दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी।
सिंपली अगर मैं ये तो आप लिख लीजिए पहले स्टार बना करके। अब मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो जबकि मुझे किसी कंडक्टर के लिए करंट डेंसिटी की वैल्यू पता हो तो कैसे डील करेंगे। नाउ अब मुझे यहां से अमाउंट ऑफ करंट निकालना हो, अमाउंट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू करंट डेंसिटी, तो कैसे निकालेंगे। तो ये इंटीग्रेशन जे डी ए, ओके, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब क्या हो गया, एक्चुअली क्या है कि आप इसको डी आई करके आप टोटल अमाउंट ऑफ करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट निकालना है तो हम यहाँ पे इसको और करके I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस लगा सकते हो, इसे आप बाउंडेड रीजन बना सकते हो, जे वेक्टर डॉट डीए क्या है वो भी वेक्टर है। ये डीए वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि डीए वेक्टर का मतलब हो गया कि जे जिसका डायरेक्शन फिक्स है, एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन फिक्स है, इस समय दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू पता चलेगी। ये भी डिसाइड करना है कि इनके बीच में एंगल कितना है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और दो वेक्टर के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट ये रियलाइज कराता है कि जो मिलने वाली क्वांटिटी होगी वो स्केलर होने वाली है, राइट। समझ में रखिएगा दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस सब चीजों को ध्यान में रखना है कि करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी। नाउ अब मैं बता दूं कि इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, किसकी यूनिट, आई की नहीं, करंट डेंसिटी की यूनिट। तो करंट डेंसिटी की यूनिट देखो J इज इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये हो गया। और इसके अलावा इसके डायमेंशन निकालना हो बच्चों, तो कैसे डायमेंशन निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन भी निकाल लीजिए। इसका डायमेंशन हो जाएगा बच्चों एम्पियर के लिए a और इसके लिए L2, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा L-2a। ये है इसका डायमेंशन, याद रखेंगे। इसका डायमेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट तो मान लीजिए आपको पता होगा तभी आप डायमेंशन भी निकाल पाएंगे। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब हम लोग थोड़ा समझें कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए तो बच्चों अब हमें डिस्कस करना है करंट डेंसिटी के बारे में। तो चलिए पहले करंट डेंसिटी को समझने से पहले कंडक्टर के अंदर चलकर डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो आइए थोड़ा समझें। यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चों, मान लीजिए ये कंडक्टर फिलहाल के लिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं है। तो आपको पता है कि कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली हर जगह पे फैले होंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पूरे स्पेस में, पूरे कंडक्टर में हर जगह नॉन यूनिफॉर्मली है, मतलब ये फैला हुआ है। आप ये कह सकते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है आप तो नहीं बता सकते, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पे है। तो ये अमाउंट जो है वो लगभग यूनिफॉर्म फॉर्म में हर जगह पे फैला हुआ है। तो ये कंडक्टर में पर यूनिट स्पेस में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पर यूनिट स्पेस। ये स्पेस कैसा होगा, ऑफ कोर्स 3D होगा, क्योंकि ये हर जगह पे है ना, मतलब कंडक्टर है तो इसका हर जगह पे स्पेस होगा। तो हर जगह मतलब ऊपर भी होगा, लेफ्ट राइट हर जगह पे होगा। तो ये पर यूनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ लीजिए। नॉर्मली आपको क्या पता है कि आसपास का जो सराउंडिंग है उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर की वजह से ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करते हैं, इधर मारते हैं उधर, मतलब एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करते हैं तो इधर उधर मोशन में अपनी वेलोसिटी को खोते रहते हैं। इससे होता क्या है कि वो जहां थे टक्कर करने के बाद, कोलिजन करने के बाद वो वापस में पहुंच जाते हैं। इससे होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इनकी स्पीड तो काफी ज्यादा होती है, इनकी थर्मल वेलोसिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है, जिसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का मानते हैं। ये ओवरऑल एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड 0 ही होता है। इसका मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं मॉड ऑफ यू के बारे में बात करूं, एवरेज यू के बारे में बात करूं, जो कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, अगर मैं सारे थर्मल वेलोसिटीज को ऐड कर लूं अप टू कितने हैं, n होंगे, और उसको n से डिवाइड कर दूं तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या मिलता है, 0। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब इसमें आप एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करते हो, तब की बात है। ये बात ध्यान में रख गई। अब इसके अलावा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो उसे हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। और द टाइम टेकन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। सबका अपना अपना वैल्यू है।
जहां रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू लगभग 10⁻14 सेकंड तक होती है, वहीं आपके मीन फ्री पाथ की वैल्यू 10⁻8 मीटर के आसपास हो जाती है। तो ध्यान में ये रखना है कि आपको ये सब चीजें बस ध्यान में रखना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ना ही आपको कहीं एग्जाम में लिखने को आता है। हमें समझना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो तब की बात हो गई जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया था। अब हमें तब की बात करनी है जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड देते हैं, तब तो क्रांति आती है, तब तो कुछ रेवोल्यूशन होने वाला है। तो आइए पहले वो समझने की कोशिश करें। जैसे ही आप किसी कंडक्टर में, ये कंडक्टर है मेरे पास, जैसे ही आप किसी कंडक्टर को बाहर से इस तरीके से फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ये आपने फील्ड प्रोवाइड कर दी। ये फील्ड कैसे प्रोवाइड करोगे? एक्सटर्नल पोटेंशियल से। पोटेंशियल कहां से लेके आओगे? सेल के थ्रू दोगे। तो ये आपका सेल है, सेल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब कंडक्टर में दो टर्मिनल बन जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन जो अभी रैंडम मोशन कर रहे थे, अभी इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये सारे इलेक्ट्रॉन से फोर्स फील करेंगे, राइट। अभी फोर्स फील करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इधर ही होगा। तो अमाउंट ऑफ फोर्स की वैल्यू जो है यहां से निकाल सकते हो। तो नाउ फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी तो सेम होते हैं। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू ई। ये फॉर्मूला समझ पा रहे हो कहां से आया? ये E क्यों लिख रखा है? एक्चुअली ये E कोई और नहीं, क्यों है, नहीं समझे? तो मैं बता दूं कि आपको पता होगा E इज इक्वल टू F बाय Q होता है। तो ये Q जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, राइट। चाहो तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इसे क्यू भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ma लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो ma, F को ma लिख सकते हो, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होगा। E इंटू ई, यहां से आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू e अपॉन m। लीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया क्या कि यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉनों का ये एक्सेलरेशन है, और इसी एक्सेलरेशन से ये ड्रिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है समझने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इधर। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन उधर तो जा नहीं पाएंगे। तो ये धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से इधर की ओर मूव करने लगते हैं। देखिए ऐसे मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक की नहीं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनों को हम एवरेज निकालें तो कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉनों की मोशन के एवरेज स्पीड को, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। ये कब पॉसिबल है? जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अब लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन get drifted towards the positive terminal of conductor, due to applying external electric field oblique potential या potential. This is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का
डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको आनी ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखने को आता ही है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से, और इसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए इस पोर्शन को मैं अलग कर दे रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन थोड़ा समझ में आए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे। एक बात तो मैंने पहले बता रखी है कि आपके किसी कंडक्टर में बिफोर द अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे भी सारी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज जो भी था वो हमेशा जीरो स्पीड होता है, याद रखेंगे। और ये तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और सारे फोर्स की वैल्यू सेम होगी। और ये एक्सीलरेशन आपने निकाल रखा है, ये आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया था, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चेक करेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन अब नई स्पीड ऑब्टेन करेंगे तो कितना करने वाले हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन आफ्टर ड्रिफ्टिंग कैसे निकालेंगे, पहले वाले का निकाल लेते हैं। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। अब मैं बताऊं कि ये क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां पे हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, ये ड्रिफ्ट हो रहा है जिस एक्सीलरेशन से ये मोशन में आया इससे चेंज हो रहा है, और ये τ1 दो इलेक्ट्रॉनों की कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है τ1। ओके, इसी टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड चेंज हुई होगी। सिंपली अगर मैं दूसरे के लिए बात करूं u2 प्लस a τ2, a की वैल्यू जो है सबके लिए कांस्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स की वैल्यू सेम थी। और इस तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली आप nth इलेक्ट्रॉन के लिए भी un प्लस a τ1 लिख सकते हो। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। यहां पे आपने सारे इलेक्ट्रॉनों की स्पीड निकाली, अब इसका एवरेज निकाल लिया जाए जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। एवरेज वेलोसिटी ओके, एवरेज वेलोसिटी v d, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब यहां से v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn लिख सकते हो, और अपॉन आपने कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कैपिटल N। ओके, यहां पे अब हम क्या लिख सकते हैं, Vd इज इक्वल टू V1 को हम लिख सकते हैं U1 प्लस a τ1 प्लस U2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 UN प्लस a τN। ओके, और नीचे आप पुट कर सकते हो कैपिटल N। अब यहां से इसको सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करने का मतलब ये हो जाएगा कि आप इसे लिख सकते हो Vd इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपॉन कैपिटल N। और सिंपली यहां पे आप क्या लिख सकते हो, a τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τN अपॉन N। ओके फाइन, यहां पर आपने टाइम इंटरवल को और स्पीड को, इनिशियल स्पीड को मतलब थर्मल स्पीड को अलग कर लिया, ये एक्सीलरेशन आपका कॉमन है। अब मैं ऊपर इरेज कर दूं क्या, यहां पर थोड़ा इरेज कर दिया जाए, यहां से अब हो जाने वाला है Vd इज इक्वल टू, फाइनली ये वैल्यू तो जीरो होने वाली है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसको तो हमने अभी भी पढ़ा था कि ये थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड जीरो होती है, और इसको आप लिखेंगे प्लस a τ, और τ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, किसका, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। सिंस हमने क्या पढ़ा था, सिंस हमने a की वैल्यू क्या लिखा दी थी, स्मॉल e कैपिटल E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अपॉन m जो कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। यहां से Vd इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, आप यहां पे E कैपिटल E अपॉन m इनटू τ लीजिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि ये कंडक्टर आपने जो ले रखा है, उस कंडक्टर की अगर लेंथ जो है वो L है, तो इस पूरे कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अगेन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको ये तो पता ही है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई L, V बाई D लिखते हैं, वैसे मैं यहाँ पे V बाई L पुट कर दे रहा हूं। ओके, तो ये फाइनली Vd इज इक्वल टू लिखा जा सकता है E कैपिटल V अपॉन m इंटू L tau। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके,
तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? टाउ पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? आपको पता ही है कि E की वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगी जो आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, m जो कि एक मास है और लेंथ जो कि आपके कंडक्टर की लेंथ है, इस पर भी डिपेंड करेगी। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे टाउ क्या है? तो टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है। आपको ये पता है कि ये जो टाउ है वो किस तरीके से स्पीड पर डिपेंड करता है? तो आइए थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूं आपको कैसे ये स्पीड पर डिपेंड करता है, थोड़ा यहां से आइडिया ले लीजिए। तो VD इज इक्विवेलेंट टू VRMS। इस बात का ध्यान रखिएगा। VRMS क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि VRMS की वैल्यू जो है रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली हम लोग गैसेस में ज्यादा यूज करते हैं। एक्चुअली यही चीजें यहाँ पर भी होती है, जहां पर नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आपको पता हो वहीं पे हम VRMS यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है और आपको पता है कि VRMS इज इक्वल टू क्या होता है? VRMS इज इक्वल टू आप लिख सकते हो फिलहाल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ दिस इज व्हाट लैम्डा, ये आपका मीन फ्री पाथ लैम्डा हो गया। और आपको पता है कि इनके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उस टाइम इंटरवल को हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ कह देते हैं। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो टाउ की वैल्यू होगी वो लैम्डा अपॉन VRMS होने वाली है। याद रखें VRMS होने वाली है। इसको आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हो कि सिंस यहाँ पे VD नियरली इक्वल टू VRMS इक्वल टू लैम्डा जो कि मीन फ्री पाथ है अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, ये हो गया। अब मैं आपसे बता दूं कि VRMS की वैल्यू किस तरीके से डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो अगेन आप में ये जानते होंगे कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट में 3RT अपॉन m। और आपको पता है कि इसमें 3RTm कहां से आ रहा है? तो ये सारे VRMS की जनरल वैल्यू है जो कि आपने एटॉमिक थ्योरी जब पढ़ी होगी, एटॉमिक गैस थ्योरी कब पढ़ा था? 11th में आपने पढ़ रखा होगा सेकंड बुक में। वहां पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही फार्मूला पढ़ा था जहां पे T क्या है? टेम्परेचर है। ये बात तो क्लियर हो गई कि VRMS जो है वो डिपेंड किस पर करता है? टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका VRMS की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे VRMS की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टाउ की वैल्यू क्या होगी? वो घटेगी, राइट? जैसे जैसे टाउ की वैल्यू घटती जाएगी। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा, VRMS की वैल्यू बढ़ी और टाउ की वैल्यू घटती जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर रिलैक्सेशन टाइम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब रिलैक्सेशन टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा तो VRMS के साथ साथ कौन घट जाएगा? आपका घट जाएगा मीन फ्री पाथ। दोनों एक साथ नहीं घट सकते, याद रखिएगा। अगर VRMS कांस्टेंट होगा तभी दोनों चेंज होंगे, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कांस्टेंट है तभी ये दोनों चीजें, मतलब VRMS और टाउ लैम्डा की वैल्यू साथ में चेंज हो सकती है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यहां पर मैंने बोला कि टेम्परेचर का इफेक्ट VRMS पे पड़ेगा, VRMS मतलब ये आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर पड़ेगा और साथ ही इसके रिलैक्सेशन टाइम पर भी पड़ने वाला है। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो वैसे आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट का जनरल फार्मूला क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वैसी कहानी यहाँ पर भी है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कंडक्टर है, जैसा कि हम लोग हमेशा से बात करते आए हैं। और इस कंडक्टर में ये लोग कौन है? ये लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं एवरेजली। और इस तरीके से मान लेते हैं कि इसके पर यूनिट स्पेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पर यूनिट स्पेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से अगर डिनोट करें तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं। और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो A सपोज कर लीजिए और इसकी लेंथ आप सपोज कर लीजिए L। नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सिस्टम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप निकाल लोगे। पर यूनिट स्पेस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे? टोटल स्पेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? आपके करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये हो गया। Since electron
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर is small n, then total number of electron into कंडक्टर। क्या लिख सकते हो? कंडक्टर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल एन भी लिखा जा सकता है, तो स्मॉल एन कैपिटल ए एल। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चल गई, तो अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। नाउ इफेक्टिव चार्ज इनसाइड कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पर हो गया n इंटू ए इंटू एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उसमें e से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, अब यहां से मुझे क्या निकाल लेना चाहिए? अब यहां से मुझे निकालना है करंट, हेंस करंट। तो करंट I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां अमाउंट ऑफ चार्ज n इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टी। यहां से L क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो आपको पता ही करंट तभी मूव करेगा जब आप इसको क्या दोगे? बाहर से फील्ड प्रोवाइड करोगे। तो फील्ड आपने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? L डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये L डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेंगे? मान लो t टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम को कहते हैं वेलोसिटी, या फिर यहां से यहां तक की जो मोशन है उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक की मोशन को वेलोसिटी v कह सकते हो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एवरेज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंस vd इज इक्वल टू l बाई टी। ये vd क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देन आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू n a, और L बाई टी को आप क्या लिख सकते हो? vd, और साथ में क्या हो गया? e। तो I इज इक्वल टू n a vd इंटू e। ये है आपका एक्सप्रेशन। किसके किसके बीच में रिलेशन? I और vd के बीच में। इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो vd इज इक्वल टू I अपॉन n a e, राइट। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ट्राई जरूर करिएगा। vd इज इक्वल टू I बाई n a e। ओके, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, आइए नोट पॉइंट बच्चों इसमें भी लिख लेंगे। इसमें नोट पॉइंट में क्या लिखना है? करंट डेंसिटी के बारे में। तो करंट डेंसिटी आपको J इज इक्वल टू क्या बताया गया था? I बाई A। तो अभी अभी आपने देखा I को क्या लिखते हैं? NEAVD अपॉन A। तो A कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो J इज इक्वल टू NEVD। क्या समझ में आया कि J की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? VD पर डिपेंड करती है। और किस पर डिपेंड नहीं करती है? ये एरिया पर डिपेंड नहीं करती, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट है। याद रखिएगा कि करंट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया। जरूर मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरती है, लेकिन इससे इंडिपेंडेंट रहेगी। तो आई होप आपने ये टॉपिक समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टॉपिक्स कंप्लीट करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर डील करिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।